ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन सिंस अभी आ रही है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, 2 स्टेज में काम करेगा। कौन कौन से 2 स्टेज बेटा, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे और एक इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, हमने एक बार ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन बॉडी के इनसाइड भी होता है कुछ में, और कुछ में आउटसाइड होता है, बताया था ना। सो आपका जो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये क्या है कि ये बॉडी का ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पे आप ब्रीदिंग करते हो। क्या करते हो, ब्रीदिंग करते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या कह देते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो यही प्रोसेस है सिर्फ। अच्छा, अब ये ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल। क्या होता है, इनहेल या एक्सहेल। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो यानी कि क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बेटा। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहता है, ब्रीदिंग कहता है, ना कि कंप्लीट रेस्पिरेशन कहता है। क्या कहता है, ब्रीदिंग कहता है, लेकिन कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं कहता है। आर यू गॉट माई वर्ड्स? समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन तो आप क्या कहोगे, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड ऑकर्स इन द 2 स्टेज दैट आर inhale and exhale. In inhale process we intake oxygen rich air, ठीक है। और जब एक्सहेल प्रोसेस होता है तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है अपने बॉडी से निकालते हैं। एक्चुअली बेटा ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका रिब केज जो है ऊपर की तरफ अफ्लिट होता है, आपके डायफ्राम जो है लंग्स और स्टमक के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। अब डायफ्राम अपलिफ्ट होगा, रिब केज बढ़ेगा जिससे कि आपके लंग्स के भीतर का एरिया बढ़ेगा और ऑक्सीजनेटेड जो एयर है वो आपके बॉडी में आएगी थ्रू नोस्ट्रल्स, ठीक है। और फिर जब ये पूरी बॉडी में यूज्ड अप हो जाएगी, हार्ट पंप करके सारा यूज्ड अप करके जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो वापस आपके लंग्स में आएगी। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा जिससे कि भीतर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा लंग्स के और वो बाहर निकलेगा। सो सी हाउ मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज ब्रीथिंग इटसेल्फ, ठीक है। क्लियर हुआ। तो पहला स्टेज क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भीतर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बाहर आएगा। दूसरा स्टेज होता है इंटरनल रेस्पिरेशन का। दूसरा स्टेज क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन का। और इस स्टेज में बेटा क्या होती है, बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, या इसी वजह से इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें जो काम होता है वो बॉडी के सेल के भीतर होता है, ठीक है। ये अभी वाला जो काम है वो बॉडी के सेल के भीतर होगा और ये एक केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। मैंने अभी बोला था बॉडी के भीतर कॉम्प्लेक्सली होता है ये सारी चीज़ें, और होती कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म पे होती है, या आप बोल सकते हो लिविंग सेल के भीतर होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन कहाँ से गया, हम लोग ने इनहेल किया, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टोटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं यहाँ पे, 38 एटीपी। याद रखना, ये पूछता है। इवन बड़े जब हो जाते हैं ना तो भी बड़ों को भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्या होता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। फिर से बोलिए, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। हाँ, कितना अमाउंट एनर्जी रिलीज हुआ ये तक कैलकुलेटेड है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज रिलीज्ड। किस प्रोसेस से, सेलुलर रेस्पिरेशन से। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ऑक्सीजन। पूरी चीज़ें कैलकुलेटेड है बेटा। एक मॉलिक्यूल का आपका ग्लूकोज का ब्रेक होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ब्रेक होगा आपके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के, और 38 एटीपी एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आप एक लिखो इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, जल्दी लिखना। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जो ये केमिकल प्रोसेस है, यानी कि आप जो सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हो, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऐसा है बेटा जी कि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये फर्स्ट रिएक्शन तो आपका तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप क्या करते हो, जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन,
जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो ये पहला प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लिया, अभी हमने रिएक्शन देखा है, तो जो ऑक्सीजन लिया उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा। पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम जो ये ग्लूकोज में ब्रेकिंग है, वो ब्रेक करके क्या निकालेगा, वाटर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे। एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स निकले अभी बताओ, 38 मॉलिक्यूल्स निकले, 38 मॉलिक्यूल्स निकले। तो ये 38 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा बॉडी में स्टोर होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का भी रिएक्शन जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है, और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और सिंस ये एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं तो हर एक स्टेप पे अलग अलग चीज़ें होती है, ये आप 10th में जाओगे आपको खुद पता चल जाएगा। बट अब जब यहाँ पर आओ, ATP पर आओ, ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं सेल्स में, ठीक है, और ये एनर्जी रिच्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एनर्जी रिच्ड होते हैं और बॉडी के सेल में स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायर हुई ये फटाक से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एनी टाइम ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं और बॉडी को एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें हम इन मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली हम कुछ एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एनर्जी रिजर्वायर्स ऑफ द सेल। क्या नाम देते हैं, एनर्जी रिजर्वायर्स ऑफ द सेल, जो कि बॉडी में आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि बॉडी के वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है, तो ये 4 सीरीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में निकलते हैं आपके ये सेलुलर रेस्पिरेशन में। क्लियर, तो ब्रेक डाउन किस में हुआ, ATP में हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और मैंने अभी भी फिर से बोल रही हूँ कि इस जो आपका ऑक्सीजनेटेड वाला प्रोसेस है इसमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है रैदर दैन आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस में, यानी कि एनाएरोबिक में। क्लियर है, अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट। ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है बेटा जी, मैंने अभी शुरू करने से पहले ही बोला था कि ये जो इनहेल और एक्सहेल वाला प्रोसेस है वो हर एक एनिमल्स, हर एक प्लांट्स में डिफरेंट होता है। मतलब कुछ में तो कॉमन होता है पर प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होता है, ये ब्रॉडली आप कह सकते हो। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, लेकिन ये जो एक्सटर्नल वाला रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। क्लियर है, इसके बाद आ जाओ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो मैंने पहले भी आपको बोला कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये जो आपका सेल है, जब हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़े तो सेल है, सेल के भीतर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इनके भीतर ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स चलते हैं जिसमें कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल। माइट्रोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करने में और एनर्जी रिलीज करने में। इसलिए मैंने आपको तब भी बोला था कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप कहोगे कि ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है पार्शियली आपके साइटोप्लाज्म और पार्शियली आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल वो करता है। क्लियर, अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में डिफर होता है एनिमल्स में 3 एस्पेक्ट्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में। क्या है कि जैसे प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स के ऑल पार्ट्स देखो, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, सब अपना अपना रेस्पिरेशन इंडिविजुअली करते हैं। लेकिन एनिमल्स में बेटा ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में सिर्फ एक सिंगल यूनिट होती है जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है। हमारे बॉडी में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंगल यूनिट है ना, लंग्स कर रहे हैं ना, लंग्स कर रहे हैं इनहेल एक्सहेल का। ठीक है, क्या पूरे हाथ पाँव भी करते हैं, क्या नहीं करते हैं ना, सिर्फ लंग्स ही करता है ना, नॉस्ट्रल्स के तो पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया अभी। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में रूट्स भी करते हैं, स्टेम्स भी करते हैं, लीव्स भी करते हैं। और लीव्स में कल मैंने आपको दिखा था गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, सो स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर होता है, आप 10th में और अच्छे से पढ़ोगे, उसमें आपका ये गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो फॉर दिस रीज़न आप ये सबसे पहला डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखो प्लांट में जब रेस्पिरेशन होता है तो जो उसके ट्रांसपोर्ट जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं आप बोलोगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं आपके एनिमल बॉडी में। समझ में आ रहा है, यानी कि देखो क्योंकि प्लांट के पास अपना अलग अलग हिस्सा है रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने का, एक चाहे स्टेम हो गया, चाहे लीव्स हो गए, चाहे रूट्स हो गए, तो उसको छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा, रेस्पिरेशन कर लिया, एनर्जी निकल गई, गैसेस हो गया, तो ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो प्लांट जो है स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करता है, बट क्योंकि एनिमल्स में एक सिंगल यूनिटी होता है और उसी को पूरे बॉडी में भेजना पड़ता है अपना ये गैसेस एक्सचेंज, इसलिए जो उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है।
ठीक है। प्लांट का रेस्पिरेशन जो होता है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, जबकि एनिमल्स का रेस्पिरेशन जो होता है वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। क्लियर है? ये 3 बेसिक से डिफरेंस आपको। So respiration is not a simple process or single stage process. It contains 2 stages. That is your inhale and exhale, and second one is your means external respiration, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, external respiration कहते हैं, and another one is your cellular respiration, that is internal respiration, right? So first when I am studying about the respiration in plants, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, plants जैसे कि एनिमल्स को एनर्जी ज़रूरत है और वो मिलता फूड से है, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी नीड होती है, और वो भी बेटा उनको जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं उस फूड को बर्न करवाते हैं, प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का, और फिर उनको एनर्जी प्राप्त होती है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब जब क्या है, लेकिन यहाँ पर पार्ट क्या आती है कि प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एयर वाला, उसको रेस्पिरेशन के प्रोसेस है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है किसमें, आपके प्लांट्स में, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। याद रखना ये लाइन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। देखो लेंटिकल्स होते हैं, ये जो है ना आपके, ये सारे हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, इन्हें क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। तो ये लेंटिकल्स जो होते हैं ये आपके ट्री हुआ, स्टेम हुआ, उसके आपके स्किन पर लगे रहेंगे। अब ये रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ जो एक्सचेंज हुआ इन रेस्पिरेटरी गैसेस का, ये आपके मैंने क्लास में एक बार शायद बताया होगा आपको कि स्टोमेटा जो होता है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, दिखाया था ना, यहाँ पर उनका गैसियस एक्सचेंज होगा। तो अगर ये स्टोमेटा है तो स्टोमेटा कहाँ पर है, ऑब्वियस सी बात है, लीव्स पर है, लीव्स में है। सो व्हेन इट इज़ इन द लीव्स आई विल से कि द गैसेस एक्सचेंज जो हुआ, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज हुआ प्लांट्स में, वो लीव्स में हुआ, और लीव्स में किसके द्वारा हुआ, स्टोमेटा के द्वारा हुआ, ठीक है। क्लियर है ना? और फिर वो जो एक्सचेंज हुआ जो गैसेस का, वो पूरे प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस से यूज्ड अप हुआ, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर से जब वो सारा का सारा चीज़ यूज अप हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन में, वो डिफ्यूज़ आउट होगी प्लांट के लीव से, कहाँ पर, एयर में, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। क्लियर है? तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है लेंटिकल्स, ठीक है, लेंटिकल्स के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये पार्ट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम्स में होते हैं। किसके स्टेम्स में, आप लेंटिकल्स कहाँ कहाँ पाओगे, आप स्टेम्स में पाओगे, ठीक है। आप जो ट्रीज़, पुराने मैच्योर ट्रीज़ होते हैं ना, उन ट्रीज़ में मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंगो ट्रीज़ में, जो आपके मैच्योर ट्रीज़ बड़े बड़े होते हैं ना, वुडी स्टेम जिनका होता है, उनमें पाया जाता है। फिर आप मैच्योर रूट्स, जो जिन ट्रीज़ के रूट्स बहुत मैच्योर हो जाते हैं, उनमें पाया जाता है। तो लेंटिकल्स होते क्या हैं, लेंटिकल्स टाइनी ओपनिंग्स होते हैं बेटा। क्लियर? अब जैसे आपने मैंगो बोला, तो मैंगो का क्या होगा, वुडी ट्री है, तो वुडी ट्री है इसका मतलब इसका बार्क होगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो स्कार्स होते हैं रूट्स के ऊपर या बार्स के ऊपर, इन सब में भी ये लेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्लियर? और कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, इन सब में भी लेंटिकल्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में लेंटिकल्स होते क्या है, लेंटिकल्स टाइनी ओपनिंग होते हैं जिनके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्लियर है ना? अब देखो, द फाइन ओपनिंग्स अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ इंटीरियर टिश्यूज, एट द सेम टाइम दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन, देखो मैंने शायद क्लास में भी कल बोला था, क्या बोला था आपको कि रेस्पिरेशन, देखो प्लांट्स जो होता है डे टाइम में ही सनलाइट होती है, ठीक है। जब डे टाइम में सनलाइट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इसी समय करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी वो इसी समय ही करेगा, और इस समय इसका गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और छोड़ता क्या है, O2, राइट। ऐसा नहीं कि इस समय वो रेस्पिरेशन नहीं करता, लेकिन रेस्पिरेशन की मात्रा बहुत कम होती है। बट जब नाइट होता है, ठीक है, जब सनलाइट होता ही नहीं है, तब तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता ना, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं। तब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, और वो रेस्पिरेशन कंसिडरेबल अमाउंट होता है, क्योंकि दिन भर में उसका भोजन और ये वो सारी चीज़ें जमा होने लगती है, ठीक है। तो उस वक्त उसके जो गैसेस का एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज जो होगा, वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से O2 लेगा और CO2 निकालेगा। क्लियर? एटमॉस्फेयर से O2 लेके और CO2 निकालेगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर क्या था कि लेंटिकल्स, अब ये लेंटिकल्स क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। अब भले ही ये कहीं भी पाए जाएँ, ये क्या करेंगे, ये जो बाहर से ली हुई ऑक्सीजन है, वो जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ना, देखो मैंने, हम लोगों ने बहुत सारे के टिश्यूज़ पढ़े हैं, तो टिश्यूज़ के भीतर इंटरसेलुलर क्या होता है, वैक्यूम होता है या इंटरसेलुलर स्पेस होता है,
इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस में ये ऑक्सीजन जो होती है एंटर करती है, और साथ ही साथ जो यूज्ड अप कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस से आपके बाहर की तरफ जाने के लिए प्रस्थान लेती है. क्लियर? एंटर्स इन द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द इंटीरियर टिश्यू. इन द सेम टाइम दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. क्लियर है ना कैसे हुआ प्लांट्स में रेस्पिरेशन? और फोटोसिंथेसिस तो हमने जस्ट पढ़ा ही था. क्लियर? अब रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दो चीज़ें हैं, तो देखो ये मैटर आपको अभी क्लियर हो जाएगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? डे टाइम में ही होता है, अभी तो हमने कहा था. तो गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स अलाउ ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस. यही अभी हमने सारा प्रोसीजर सेम अभी कहा. इट लीव्स सम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द air. Again during daytime carbon dioxide produced by the respiration is all used up by the photosynthesis by the leaves. Even more carbon dioxide is taken from the air. Thus net gas exchange in the leaves during daytime is O2 diffuses out and CO2 diffuses in. क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है? क्या होता है डे टाइम में बेटा जी? O2 डे टाइम में diffuses out and CO2 diffuses in at the daytime. Whereas at the night time what happens? नाइट टाइम में क्या होता है? वही सेम. कोई फोटोसिंथेसिस तो ऑकर करेगा नहीं, इसलिए कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा नहीं, इसलिए वो क्या करेगा? आउट होता है. वेरी गुड. तो ये दो आपके प्रोसेस हो गए, और ये दो आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस हो गया. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs एवरीथिंग. अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या लिखा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो हमें पता है. ऑक्सीजन रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट. उस पर से ये कहाँ पर कर सकते हैं इसको? प्लांट सेल में, क्लोरोफिल में, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स और ग्रीन प्लांट्स के स्टेम्स में होता है. प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए, यानी कि सनलाइट चाहिए, और मैन्युफैक्चर इन दिस प्रोसेस. इसके द्वारा फूड मैन्युफैक्चर होता है. जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी. क्लियर है? साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जब रिलीज करती है तो बाई प्रोडक्ट के साथ. अब लिविंग सेल्स में होगा ही, प्लांट्स में होगा ही, और साथ ही साथ डे ऑल टाइम रेस्पिरेशन जो है. देखो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, बट रेस्पिरेशन जो है वो ऑल टाइम हो सकता है. 24 घंटा ही आपको करना पड़ेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस. राइट? ह्यूमन बींग्स ऑल्सो और अदर ऑल एनिमल्स रेस्पिरेशन उसे ऑल टाइम करना पड़ता है. ठीक है? चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो जाए. इसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है? फूड का ब्रेकिंग होता है. फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. क्लियर? वेदर एज इन फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर फूड. तो इनका फूड मैन्युफैक्चर सिंथेसिस होता है. क्लियर है ना? नो क्वेश्चन, राइट? बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि आप कैसे बता सकते हो कि सीड अगर जो होते हैं सीड्स, अब ये सीड्स जो होंगे ये आपका चाहे सोक करो या जर्मिनेट बोलो, जर्मिनेट करवाओ, ये सब के सब क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो CO2 को रिलीज़ करते हैं. ठीक है? ये कैसे करते हैं तो आप प्लांट्स में बता सकते हो कि क्या किया उसने, कि इसमें पहले कुछ इसने दाने लिए. जैसे आप कोई भी बॉयल सीड्स ले लो, मूंग का दाल ले लो, चने का दाल ले लो, कोई भी जो कि अंकुरित होता है, जो कि जर्मिनेट होता है. राइट? उनको ले लो बीकर में, और उस बीकर को ढक के रखो रबर कॉक से. उसमें से एक पतली सी पाइप निकालो. उस पाइप का दूसरा एंड जो है वो लाइम वाटर में रखो, बीकर में डाल के लाइम वाटर में रखो. अब आपको पता है क्या दिखाई देगा? लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा. और लाइम वाटर मिल्की कब टर्न होता है? जब CO2 मिल्की गैस मिलती है. लाइम वाटर में CO2 गैस जब मिलेगी तभी वो मिल्की वाइट होगा, ऐसे वो मिल्की वाइट नहीं होगा. तो मिल्की वाइट टर्न हो गया, इसका मतलब क्या है कि सीड जर्मिनेट कर रही है. और वो जर्मिनेट कर रही है यानी कि वो गैसियस एक्सचेंज कर रही है और CO2 रिलीज़ कर रही है. CO2 बेटा कब रिलीज़ करती है? जब रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करती है, बिकॉज आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. क्लियर हो जाएगा ना? ये बस इसका बेटा कंक्लूजन आता है या एक्सप्लेनेशन आता है MCQs में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता. अब देखो ये 1 मिनट का आंसर है. मिनट ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स. क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? लीफ के सर्फेस पे स्टोमेटा. इसके बाद टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट इन द मैच्योर रूट लेंटिकल्स. द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फोटोसिंथेसिस. इसके बाद द प्रोसेस बाय विच रिस्पॉन्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशन. क्योंकि रेस्पिरेशन में ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. और वो कौन सा ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज का. कल ही पढ़ा था. ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. कौन से प्रोसेस में बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस में. क्लियर है ना? आगे बढ़ूँ? अब देखो ये सारी चीज़ें हैं कीवर्ड्स.
अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा माइन्यूट ओपनिंग होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लीफ के सरफेस पे होती है। इसके द्वारा क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इंग्लिश में क्या कहोगे आप कि स्टोमेटा आर द माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और ये चीज़ बेटा जी आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टोमेटा वगैरह आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन, ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द फूड ब्रेकिंग डाउन। फूड ब्रेक डाउन होता है तभी होता है। एरोबिक और एनारोबिक कल हम लोग लिखे भी हैं, बता। एरोबिक में होता है ऑक्सीजन का यूज होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन का नहीं होता। हाँ, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम इसे बेटा? मैम द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और द रेस्पिरेशन व्हिच डज नॉट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड। इनहेलेशन क्या होता है? मैम द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हाँ, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। So these are the keywords that are the new keywords that we use in this chapter. Clear है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस है? No, breathing and respiration are not the same process. Breathing is the one of the stage of respiration. हाँ, breathing एक stage होता है, right. अब चलो इसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल डज फोटोसिंथेसिस ऑकर। फोटोसिंथेसिस किस में? सेल ऑर्गेनिल बचा है, सेल ऑर्गेनिल। देखो, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनल है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। गोल्गी बॉडीज भी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल है। लेकिन फोटोसिंथेसिस ऑकर कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर? विच शुगर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ब्रेकिंग डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कौन सा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तो अभी आप छोटे हो इसलिए, नहीं तो आप क्लास 10th में जाओगे थोड़ा पढ़ोगे, और क्लास 11 में तो आप बहुत अच्छे से इसको डील करोगे, और 12th में तो पूरा का पूरा इलेबोरेट ही है इसमें। तो देखो, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स बेजा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एटम्स टाइप के एलिमेंट्स, नॉट एटम्स, इन तीनों टाइप के एलिमेंट्स से बने होते हैं। अब कितना कार्बन के एटम्स मौजूद है, कितना ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, कितना हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, ये आपको बताएगा कि इसका फॉर्मूला एक्चुअली आपको बताएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसे कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, 9th क्लास में आपको और अच्छे से बताया जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा कि ये सुक्रोज है, कि ये लैक्टोज है, कि ये ग्लूकोज है, कि ये फ्रक्टोज है। क्लियर? और इवन ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट इसकी कायरलिटी चेंज होती है। कायरलिटी यानी कि आप बोलोगे ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इन दोनों के चेंज होते हैं, इसलिए ये अलग अलग हुए। वरना अगर हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलर फॉर्मूला से, एम्पेरिकल फॉर्मूला से देखते तो दोनों के दोनों सेम फॉर्मूला है। बट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आपका ग्लूकोज होता है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ, फॉलोइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक एक्सपिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? नाइट्रोजन और नन तो होगा नहीं, अल्कोहल भी नहीं होगा। एनारोबिक क्या होता है? लैक्टिक एसिड और CO2 मिलके क्या बनाता है? एनर्जी बनाती है, एनर्जी बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बाई प्रोडक्ट अल्कोहल हो गया ना? यस मैम। यही मैं चेक कर रही थी आपको याद है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऑड वन हो जाता है ना तो एग्जाम में वही पूछ लेता है। ठीक है, अब क्या है? इन विच ऑफ द सेल ऑर्गन डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक? सेलुलर रेस्पिरेशन टेक करना है कौन से में? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल होता है, तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा सॉरी, इन प्लांट्स द लेंटिकल्स आर फाउंड ऑन, कहाँ पे मिलता है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज होती है? O2। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना बेटा। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स हेल्प्स फॉर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? हाँ, ग्रीन कलर का पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो सारे आंसर आप ही दे रहे हो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलेशन।
And in anaerobic respiration, microorganisms like yeast break down glucose in the absence of oxygen to form dash and dash. alcohol हाँ alcohol एंड क्या होगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बेटा जी, ठीक है। अच्छा, अब ट्रू फॉल्स बताओ। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इसके बाद द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी बिकॉज टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ट्रू है। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ट्रू है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में प्लांट्स टेक CO2 एंड रिलीज O2। रेस्पिरेशन में फॉल्स है। कैसे ट्रू? फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। रेस्पिरेशन में तो ह्यूमन की तरह ही करेगा ना, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज सेम एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अरे वो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, भोजन बनाना सिर्फ डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो एक्सटर्नल एक्सपिरेशन में क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल। एक्सचेंज गैसेस का होता है। एक्सचेंज कौन सा गैसेस? O2 गई और CO2 निकली, तो सही है ना। विच विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देयर इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बताओ भाई। देखो पहले तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है बट एक लिमिटेड अमाउंट तक, तो आप इसको क्या करोगे ये आप, हाँ, तो मुझे ये ट्रू लग रहा है बट ये फॉल्स भी होगा क्योंकि एक लिमिटेड टाइम वर्जन के लिए होता है ये सारी चीज़ें। एक सेकंड, क्या दिया है? विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट देयर इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ, हाँ ट्रू ही तो होगा क्योंकि हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस आपका हैंडल आउट कर सकती है, वो क्या है? वो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो आप क्या कहोगे? भैया वहाँ पे डिक्रीज़ होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का ना, तो वो तो ट्रू होगा, इंक्रीज़ तो हो नहीं रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो, आंसर द क्वेश्चन। डू ऑल सेल यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी? हाँ। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिफाइन रेस्पिरेशन, नेम वन सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बताओ एनाएरोबिक में ऐसा क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो एरोबिक में प्रोड्यूस नहीं हो सकता? क्या? अल्कोहल। क्यों? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या निकलता है? अल्कोहल निकलता है, CO2 निकलती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। अरे बेटा ऑक्सीजन वो कब निकालेगा? रेस्पिरेशन में तो ना निकालेगा, ऑक्सीजन तो वो फोटोसिंथेसिस में निकालेगा। क्या हो रहा है गड़बड़ यहाँ पर? नहीं सोचना है बेटा जी, एरोबिक हो या एनाएरोबिक, निकालेगा वो रेस्पिरेशन में CO2 ही, ठीक है। चाहे कोई भी एरोबिक हो जाए, एनाएरोबिक या एरोबिक, एग्जिट वो CO2 को करेगा। अब कब एग्जिट कर रहा है ये आप पर डिपेंड कर रहा है, एरोबिक या एनाएरोबिक में। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े। आउट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच प्रोसेस ऑकर्स ऑल टाइम? क्या ऑल टाइम ऑकर करता है? रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट में ही कर सकता है, ये तो 12 घंटे, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस। और स्टेट द फंक्शन ऑफ सोमेटा, ये पता ही है। ग्लूकोज यूटिलाइज बाय, हाउ इज ग्लूकोज यूटिलाइज बाय प्लांट्स? प्लांट्स में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? पूरे पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो पार्ट्स ग्रो करते हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी प्रोसेसेस को फ्यूल्स करते हैं, वो सब कुछ होता है धीरे धीरे, सबको अपना अपना काम बांट दिया जाता है, सब कुछ अपना अपना काम करते भी हैं। क्लियर है ना?